Good morning, बच्चों. Myself Pratima Jaiswal, or this is class 8th online video. The chapter is second, subject science. Here you look at this class 8 subject science, chapter 2, microorganism. This is chapter microorganism. Microorganism, as the name shows, micro means teeny. It means teeny organism is called microorganism. मीन्स छोटे से छोटे जीव, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या हिंदी में हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है बच्चों? आपने कभी देखा होगा हमारे घर में अगर कोई फूड मटेरियल काफी टाइम तक वैसे ही पड़ा रह जाए, या रोटी का टुकड़ा या ब्रेड हमारे घरों में आता है, जब उसको 2-3 दिन हो जाता है तो आप देखिए उस पर हल्का सा ब्लैक मार्क पड़ जाता है. तो वो जो ब्लैक मार्क है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो प्लांट मटेरियल भी हो सकते हैं, एनिमल मटेरियल भी हो सकते हैं. इट मीन्स प्लांट मटेरियल का छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एनिमल मटेरियल का भी छोटा ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. वो फूड प्रोडक्ट पर इसलिए उगते हैं बच्चों. अब ये भी सोचने वाली बात है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्ट पर क्यों उगते हैं. जनरली हमारे घरों में फूड प्रोडक्ट उगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. फूड प्रोडक्ट में भी उगते हैं और इनका नेचुरल हैबिटाट भी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटाट में भी उगते हैं. तो फूड प्रोडक्ट की अभी हम बात करें तो वहां पर इसलिए वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं. जो हमारे एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं. वो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कि जिस फूड मटेरियल पर वो ग्रो करते हैं उसी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. और जो प्लांट मटेरियल होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं. आपको पता है जो हमारे प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइक एज ऑल अदर ऑर्गेनिज्म मीन्स वो उन्हीं के जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे अलग अलग एनिमल्स में फूड हैबिट अलग होता है और फूड ऑर्गन अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन अलग होते हैं, उनका मूवमेंट अलग होता है. उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है. बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये बहुत तेजी से अपनी प्रतिकृति बनाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 तरह के होते हैं. सबसे पहले एल्गी, फिर फंजाई, फिर प्रोटोजोआस, फिर बैक्टीरिया और लास्ट में आपका वायरस. तो ये सभी क्या है, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत तेजी से अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसलिए बहुत तेजी से ग्रो करते हैं. तो एल्गी क्या होते हैं, जनरल लाइफ हम के रूप में देखते हैं. या फंगस क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, फंगी बोलते हैं उन्हें, फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं. या हमारे प्रोटोजोआस क्या होते हैं, प्रोटोजोआ या हमारे बैक्टीरिया या वायरस क्या होते हैं, इसको मैं भी आपको डिस्क्राइब करूंगी. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते. मीन्स जब आप ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पॉट जो देखते हैं उतना जैसे एक पॉइंट जैसा, जो असल में वो उनकी पूरी बड़ी सी कॉलोनी है, उनमें उनका पूरा सोसाइटी डेवलप करता है. ऐसा नहीं कि वो एक ऑर्गेनिज्म है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब काफी बढ़ जाता है तब हम नेकेड आई से देख सकते हैं. लेकिन एक यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की. तो सबसे पहले आपको मैं माइक्रोस्कोप की संरचना बताना चाहूंगी. ये देखिए दिख रहा हमारा माइक्रोस्कोप है. स्टॉप में एक बात और बताना चाहती हूँ, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है, यानी एक कोशिकीय जीव है. उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक सेल की है. यूनिसेल्युलर होते हैं ये सभी, मल्टी सेल्युलर नहीं. जैसे हमारी बॉडी में ढेर सारी कोशिकाएं लगी हैं, ढेर सारे सेल्स हैं, तो हम मल्टी सेल्युलर हैं. लेकिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिका उनमें होती है. उसके बाद वो अपने जैसी दूसरी कोशिका बना लेते, तीसरी कोशिका बना लेते. इस तरह से उनकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है, उनकी पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाती है, उनका पूरा खानदान डेवलप हो जाता है. ओके, तो वो यूनिसेल्युलर है. तो हम सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन यूनिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी हमारे इस माइक्रोस्कोप की. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि
हाँ, इसके बारे में विशेष बात यह है कि हर माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी डिपेंड करती है इसमें प्रयोग होने वाले लेंस के ऊपर। हम इसमें जैसा लेंस लगाएंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उतने गुना एक्सपेंड हो जाएगा, उतने टाइम को एक्सपेंड हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमें जो भी इट मीन्स हम माइक्रोस्कोप से चीजों को बड़ा करके देखते हैं, तो इस बड़ा करने के हम कुछ लेंस चाहिए, तो इसमें जितनी क्वालिटी का हम लेंस लगा देंगे उतने ही क्वालिटी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपेंड हो जाएगा, उतने टाइम एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के एक्सपेंड करने का जो क्वालिटी डिपेंड करता है वो हमारे लेंस पे डिपेंड करता है जो हम माइक्रोस्कोप पे लगाते हैं। हम यहाँ जितना अच्छा लेंस लगा दें हमें उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, हम उतना बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना को समझेंगे। ये जो माइक्रोस्कोप है ये एक स्टैंड पर लेंस को इस तरह से ये नीचे इसका ये स्टैंड है, ये देखिए स्टेज हाइज, ये जो स्टैंड है स्टैंड के ऊपर हमारा एक रॉड के थ्रू ये फिक्स होता है और इसमें हर जगह पे स्टैंड स्क्रू लगे होते हैं जो इसको एडजस्ट करता है। जैसे सबसे पहले देखिए स्टेज हाइट एडजस्टमेंट, तो यहाँ से हम लॉन्ग हाई ये हमारा इस स्टैंड से जुड़ी हुई जो ये आपको दिख रहा है ये जो संरचना ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ हुक के साथ हमारा एक मिरर लगा होता है। इस मिरर पे ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये मिरर घूम सकता है, जैसे ये आपको तिरछा दिख रहा है, हमको सीधा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, पूरा गोल ये रोटेट होता है। ये रोटेशनल मिरर है, तो इससे इसकी लंबाई को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। किसकी लंबाई एडजस्ट होगी? हमारा लेंस के ऊपर जहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट तब सीन होता है जब उसमें एक साइड से लाइट आए और दूसरी साइड को निकल जाए। तो जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें यहाँ हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, आंखों को रेटिना पड़ती है और निकल जाती है वापस रिफ्लेक्ट होके, तो हल्का सा वो उसका जो जाने का पथ है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में हो जाता है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट पूरा पूरा दिखाई देता है। तो उसी तरह से ये मिरर पे ये जो यहाँ जो होल है इसके द्वारा लाइट आती है, तो हम मिरर, ये रोटेशनल मिरर है, इसको ही घुमा सकते हैं, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उस पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। फिर यहाँ पर एक मिरर लगा है, ये जो ये आपको दिख रहा है ये तो हुक है, ग्लास स्लाइड, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखा जाता, ऑब्जेक्ट रखा जाता है यहाँ ग्लास स्लाइड, यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर ये हुक है, तो यहाँ पर जब स्लाइड रखते हैं तो हुक से उसको दबा देते हैं। और नीचे हमारा मिरर लगा, रिफ्लेक्शन मिरर, तो जब लाइट ऑब्जेक्ट से पार होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो इस लेंस द्वारा उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। ये तो हमारा रिफ्लेक्टेड मिरर हो गया। यहाँ पर हम ग्लास साइड रखते हैं और ये जो आपको पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ये हमारा एक लेंस यहाँ लगा होता है और एक लेंस ऊपर यहाँ पर लगा होता है जहाँ हम अपनी आईज रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सा मिरर लगा है? आई पीस लेंस, यहाँ पर आई पीस लेंस लगा होता है और यहाँ पे हमारा जो लेंस लगा होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसे आई पीस लेंस कहते हैं। तो हम इसको चलाने का तरीका बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर अपनी स्लाइड जो ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसे हमें बड़ा करके देखना है और इसके सहायता से हम ये मिरर को एडजस्ट करते हैं, ये मिरर को एडजस्ट करते हैं और यहाँ से हम इस लेंस को आगे पीछे करते हैं। तो पहले हम मिरर को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेंस को थोड़ा बहुत जो आगे पीछे देकर हम उसको सेंटर में लाते हैं। जैसे हमें जिस भाग को एक्सपेंड करके देखना है तो हमने स्लाइड रख दिया, अब कभी कभी स्लाइड का केवल शीशे वाला पार्ट ही आ रहा है, तो हम जब इस मिरर को एडजस्ट करेंगे तो इस मिरर में जब पिक्चर दिखने लगेगी तो हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, तो जिस तरह कैमरा हम सेट करते हैं उसी तरह से ये सेट होगा। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्ट को हम नाम लिखेंगे, जैसे इसे कंडेंसर कहते हैं, या ये कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, ये एक मैनुअली यूज करने वाली डिवाइस है। बस ये एक जटिल सूक्ष्मदर्शी से कहते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप, हम लोग पास छोटा वाला जो होता है जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है।
तो एक छोटा हम लोग देखते हैं, वो उसमें पाइप लगी होती है, उससे हम लोग देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी बड़ी दिखती हैं, और इसमें हमें उसका स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर दिखता है, काफ़ी एक्सपैंड होकर दिखता है, हम हर पार्ट को बारीकी से देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्हीं की सहायता से देख पाते हैं, हम नेकेड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख पाते हैं। एटलीस्ट अगर आप अपनी उंगलियां भी यहाँ रखेंगे तो हमारे हाथ में जो बैक्टीरियाज लगे होते हैं वो भी हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में भी बैक्टीरियाज घूमते रहते हैं। इसका आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब कभी अगर किसी बंद कमरे में एक सुराख से रोशनी आती रहती है तो वो एज अ लेंस काम करती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ढेर सारे धूल के कण और कभी कभी उसमें कुछ ऐसे रेशे टाइप के उड़ते रहते हैं, तो वो बैक्टीरियाज हैं और धूल के कण भी। हमारा जो पूरा रूम है या एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, धूल के कण तैरते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा, जैसे गैसें तो अगर कोई कलरफुल गैस है तो हम इसको भी माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में, इसके जितने भी पार्ट हैं आप इसको क्लियरली पढ़ेंगे, और जो भी पार्ट की मीनिंग आपको ना समझ में आए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी उसका क्या काम है। मेन हमारा ये जो हमारा मिरर है, मिरर हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं, और ये इन दोनों पे जो लेंस लगा है इसको एडजस्ट करने के लिए ये घुमा के हम ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, और इस तरह से ये हम इसको देख सकते हैं। जितनी पास करेंगे ऑब्जेक्ट और बड़ा होगा, जितना दूर करेंगे ऑब्जेक्ट हल्का हल्का छोटा होता जाएगा। जैसे कैमरा एडजस्ट करते हैं सेम लाइक हमें इसको एडजस्ट करना है। मोबाइल के कैमरे तो सभी चलाते हैं, तो बस मोबाइल के कैमरे जैसा ही इस कैमरे को एडजस्ट करके हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ बैक्टीरिया लिखा है, तो चलो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के ही बारे में बताते हैं। बैक्टीरिया जो होती है उसको सिंगुलर बैक्टीरियम कहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी होती है और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होती है। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड सिंगल कॉल्ड इज यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। लगभग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं। वायरस में कहीं के मल्टीसेलुलर देखने को मिल सकता है, वरना मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर होता है। दे कैन बी रॉड शेप। जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं वो लंबे रॉड शेप दिखाई देंगे। कोई भी बैक्टीरिया वो रॉड शेप होगा। उससे सबसे पहले तो हम उसके स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है रॉड शेप अगर है तो उसे बैक्टीरिया कहेंगे। दे फाउंड इन एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा देखिए हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। सबसे पहले हम लाभदायक बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया जो है वो दही में पाया जाता है। लैक्टोबैलिसी की वजह से ही दही हमारा शॉर टेस्ट आता है और बॉडी के लिए वो लाभदायक होता है, बॉडी के लिए वो यूजफुल होता है। तो और इसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, उनको पीने से बहुत ढेर सारे डिसीजेज होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एल्गी भी सिंगुलर एल्गी, ये भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये आइट्रोट्रॉपिक होता है। एल्गी आइट्रोट्रॉपिक मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो बैक्टीरियाज हैं वो जिस भी बैक्टीरिया जिस मटेरियल पर उगती हैं या पनपती हैं वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। और एल्गी जो होती है वो आइट्रोट्रॉपस होती है। अपना सूर्य का प्रकाश अगर इन्हें मिले और नमी और मिले तो फिर ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले नॉस्टॉक बैक्टीरिया, यह हमारा ये देखिए पॉलिसिटोफोनिया बैक्टीरिया जो है एल्गी है, या वॉलवॉक्स एल्गी है। ये सभी क्या है, कॉलोनी के रूप में उगते हैं। एल्गी को हम जनरल उसमें देखते हैं, आप काई को देखेंगे जब नमी वाली जगह पे जहाँ पानी का आवागमन होता रहता है और धूप आती रहती है वहाँ पे काई उग जाती है, ग्रीन कलर के प्लांट्स उग जाते हैं। तो हरी हरी जो उग जाती है, आप इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पूरा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए इस तरह से, जैसे कि हमारी हरी घास होती, कोई प्लांट के जैसा होता है, कुछ बैक्टीरियाज के जैसे भी होते हैं। तो ये पूरी कॉलोनी बनाते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं और प्लांट के रूप में दिखाई देते हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट के रूप में दिखाई देता है। और जो एल्गी है हमारी दुनिया के विभिन्न भागों में कुछ एल्गी तो खाई जाती है।
कुछ एल्गी जो है वो भोजन के रूप में यूज़ की जाती है, जो मरीन वाटर में उगते हैं। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे लिखा है सम फॉर्म ऑफ एल्गी और लार्ज और कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। एल्गी की कुछ प्रजाति इतनी बड़ी होती है कि हमें घास के रूप में या पौधों के रूप में दिखाई देती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मरीन वाटर यानी समुद्र में पाए जाते हैं, जिन्हें सी वीड्स कहते हैं। तो ये समुद्र में पाए जाने वाले कुछ जो एल्गीज है वो भोजन के रूप में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद फंगी का जो स्ट्रक्चर होता है छोटे प्लांट्स के जैसे होता है। इसमें ऊपर एक वो बना होता है गुम्मट टाइप का। यह फंगी हमारा ये फर्न का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह से। तो दे आर ऑर्गेनिज्म दैट लेक क्लोरोफिल एंड फॉलो हेट्रोट्रॉपिक। तो ये जो है इनमें क्लोरोफिल बहुत कम होता है। तो ये अदर जिस फूड मटेरियल पे उगते हैं या एनिमल पे उगते हैं या किसी ऐसे कुछ डेड चीज़ों पे उगते आते हैं। बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है अलाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अलावा कुछ डेड एनिमल्स भी होते हैं। जैसे जो पहले जीवित थे और उनके वो कट गए या वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनके बचे हुए पार्ट को हम यूज़ करें तो वो डेड मटेरियल कहलाते हैं, डेड मैटर कहलाते हैं। जैसे कि उसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है लकड़ी। देखिए लकड़ी जब पेड़ थी तो जीवित थी, लेकिन जब लकड़ी को काट दिया गया तो वो सूख गई, लेकिन वो मरी नहीं, उसका हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डेड मटीरियल है। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड मटेरियल पर जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि डेड मटेरियल में अभी भी न्यूट्रिशन के लिए जो भी केमिकल एंजाइम वगैरह होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो उससे इनको पोषण मिलता है। तो इसीलिए फंगी जो है या फंगस हमारा अक्सर लकड़ियों पर या नम स्थानों पे फूड मटेरियल पे लगता है। तो ये भी ये मल्टी सेल्यूलर होता है। अच्छा, फंगी मल्टी सेल्यूलर होता है। ये देखिए इसमें सम मल्टी सेल्यूलर फंगी लाइक मशरूम्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। और जो हमारा मल्टी सेलुलर फंगी है, मशरूम वगैरह, ये हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। इनको न्यूट्रिशन ये जिस प्लांट पे उगते हैं, कभी कभी मशरूम प्लांट के रूट्स के पास मिट्टी में उग जाते हैं, या किसी डेड फूड आइटम पे उग जाते हैं, या डेड एनिमल पे भी उग जाते हैं। तो ये उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये हेट्रोटॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआस की। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ में ये यूनिसेल्युलर होते हैं, और सबसे पहले प्रोटोजोआ में हम बात करेंगे तो बात आएगी हमारी अमीबा की। बच्चों आपने कभी देखा होगा कि किसी तालाब का पानी या कोई रुका हुआ पानी जिसको हिलाया ना गया हो, तो उसमें तेल की बूंदों जैसा दिखाई देता है। तो वो तेल की बूंदें जो वो अमीबा हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये किसी भी शेप में मिल सकते हैं। एक छोटी सी यूनिसेल्युलर जीव है, इनमें एक नाभिक होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इनमें एक न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियोडियन होता है, मीन्स एक नाभिक होता है और एक केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका में इनके नए अमीबा जब नया अमीबा बनता है तो ये आपस में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और धीरे धीरे डिवाइड होकर 2 अमीबा बन जाते हैं, और फिर वो ऐसे डिवीज़न होकर ये नए अमीबाज बनाते हैं। और जो इनका न्यूक्लियस होता है उसमें आनुवांशिक जेनेटिक मैसेंजर होते हैं, जिससे कि इसी का गुण अगली पीढ़ी में जाए। तो जो प्रोटोजोआज है हमारे अमीबा, और ये पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ है ये चप्पल के जैसा दिखता है, इसे स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। पैरामीशियम हो गया, या हमारा ये ट्राइपानोसोमा जो हो गया। तो कुछ जो हमारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआज हैं, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोटोजोआ होते हैं ये अपनी प्रतिकृति तो बनाते हैं, मीन्स अपने जैसे नए एनिमल बनाते हैं, लेकिन ये संक्रमक रोग जो है फैलाते नहीं है। मीन्स इनको अगर हम किसी तरह ये हमारे बॉडी में चले जाएं तो बॉडी को हार्म करेंगे, लेकिन ऐसा रोग नहीं फैलाते कि ये छूने से या एक बॉडी को दूसरी बॉडी अगर स्वस्थ बॉडी छू ले तो फैल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा वायरस के केस में होता है। तो प्रोटोजोआज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं और ये हार्मफुल होते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे पांचवा वायरस की। तो बच्चों आजकल तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस चल रहा है, और वो इतना खतरनाक वायरस है कि अगर कोई किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को कोई छू ले तो उसको हो जाता है। तो लगभग सभी वायरस की क्वालिटी प्रकृति ऐसी ही होती है। अगर किसी एक व्यक्ति को किसी वायरस से डिसीजेज हुआ है और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए तो उसे भी हो जाता है। तो देखिए, और उसके बाद दिस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट ट्राई नीड टू बी मैग्नीफाइड अप टू 2 lakhs टाइम्स। इट मीन्स अगर कोई वायरस, इस वायरस को वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि इसे देखने के लिए हमें 2 lakhs टाइम इसको एक्सपेंड करना होगा, यानी 2 लाख गुना इसको बढ़ा के देखना होगा। तो द ओरिजिनल साइज इज टू बी ऑब्जर्व। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वायरस आर बैक्टीरियोफेज, एडेनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये यहाँ पे कुछ वायरस के नाम दिए, ये सभी क्या हैं? वायरस थे जो पीछे लोगों को अटैक कर चुके हैं। तो आजकल तो कोरोना वायरस, उनका स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरह से ऐसे काटे काटे निकले, टीवी पे दिखाते हैं। तो वायरस में क्या होता है, उसमें जो ये उनमें मैसेंजर छुपे होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये जो काटे वाले स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये एक प्रकार के मैसेंजर हैं जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने पर सांस लेने द्वारा या छूने द्वारा या आंखों द्वारा या कान द्वारा उनकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस को क्लासिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि ये अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, लेकिन ये मतलब अपनी प्रतिक्रिया रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक रिप्रोडक्शन करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में अभी तक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। वायरस कैसे पैदा हो जाते हैं ये, और सबसे बड़ी बात की ये होस्ट सेल में ही, क्योंकि ये फ्रीली सरवाइव नहीं कर सकते, इनको वायरस को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना किसी होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकते, कि जैसे हमारे एल्गी है या फंजाई है या बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया के लिए हमें क्या करना, दही में पड़ जा रहा है, या और भी फूड आइटम है उसमें पड़ जा रहा है, या हमारे एल्गी हैं ज़मीन में उग रहे हैं, नमी वाले स्थान पे उग रहे हैं, हमारे फंगस हैं वो पेड़ों पे उग रहे हैं या नमी वाले स्थान पे डेड फूड आइटम पे उग रहे हैं, या प्रोटोजोआज हैं वाटर, फ्रेश वाटर में उग रहे हैं, जो हमारे पॉन्ड वाटर उसमें उग रहे हैं, या पैरामीशियम है नमी वाले स्थानों पे मिल रहे हैं। लेकिन वायरस के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए, बिना होस्ट बॉडी के वायरस नहीं पनप सकते हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग है, इनके बारे में अभी कंफर्मेशन हमारे वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा खतरा हमें वायरस से ही होता है, और सबसे ज़्यादा डिसीजेज जो होती हैं वो वायरस से होती हैं। तो बच्चों, ये आपको ये सारा आप ये जो आपको इलेक्ट्रॉन वो बनाया गया है, माइक्रोस्कोप बताया गया है, या आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताया गया, इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, जो भी आपको डाउट हो वो पूछिए, क्लियर करिए, और इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, नोट्स कॉपी में कीजिए। और आपका जब ये पार्ट वाले वीडियो कंप्लीट होंगे, आपको सेकेंड पार्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिसीजेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और इसके थर्ड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि हमारे यूजेस कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, तो उनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो इस फर्स्ट वीडियो के साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप नोट्स कॉपी में लिख लेंगे और इसको पूरा रिवाइज करके पढ़ेंगे वीडियो सुनने के बाद, फिर जहाँ पे डाउट होगा उसे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।